आज हमारे पास भौतिकी और इंजीनियरिंग की कुछ अध्ययन सामग्री है जिसमें एसआई इकाइयों के बारे में कई सवाल जवाब है। ये विज्ञान की भाषा के मूल शब्द है। आज हमारी चर्चा का मिशन इन इकाइयों को जल्दी से समझना है और ये देखना है कि वे एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। तो चलिए इसे खोल कर समझते हैं। बिल्कुल। इन इकाइयों को समझना अम, एक तरह से विज्ञान की ग्रामर सीखने जैसा है। एक बार जब आप इन्हें समझ जाते हैं तो आप दुनिया को एक नए और क्या कहते हैं व्यवस्थित तरीके से देख सकते हैं। चलिए सबसे बुनियादी इकाइयों से शुरू करते हैं। पहला सवाल है, करंट या विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? और जवाब है एम्पियर। अगला है चार्ज का, इसकी एसआई इकाई कूलॉम है। और फिर है वोल्टेज, जिसकी इकाई वोल्ट है। ये तीनों नाम हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन ये हैं क्या असल में? हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। देखिए, एक एम्पियर का मतलब है कि एक सेकंड में एक कूलॉम चार्ज बह रहा है। अच्छा। और वोल्ट उस दबाव को मापता है जो उस चार्ज को बहने के लिए प्रेरित करता है। मतलब एक तरह का धक्का। ठीक है, तो अब आते हैं प्रतिरोध पर, रेजिस्टेंस। इसकी एसआई इकाई है ओम, जिसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से दर्शाया जाता है। इसी से मिलती जुलती दो और इकाइयां हैं, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस। इन दोनों की इकाई भी ओम ही है। ये थोड़ा मतलब भ्रमित करने वाला हो सकता है। हाँ, ये होता है। तीनों को ओम में मापा जाता है, लेकिन वो अलग अलग तरह के प्रतिरोध को दर्शाते हैं। रेजिस्टेंस मुख्य रूप से डीसी सर्किट में करंट के प्रवाह के विरोध को मापता है, जबकि इम्पीडेंस और रिएक्टेंस एसी सर्किट में विरोध को मापते हैं, जिसमें जैसे कैपेसिटर और इंडक्टर जैसे घटक शामिल होते हैं। अच्छा, तो एसी और डीसी का फर्क है। बिल्कुल। और फिर इनके विपरीत भी कुछ है। कंडक्टेंस की एसआई इकाई सीमेंस है, जिसका प्रतीक उल्टा ओमेगा जैसा दिखता है। हाँ, अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो कंडक्टेंस ये मापता है कि कोई चीज कितनी आसानी से करंट को बहने देती है, जो प्रतिरोध का ठीक उल्टा है। उल्टा है, सही कहते हैं। रेजिस्टिविटी की इकाई ओम मीटर है और कंडक्टिविटी की इकाई महोमीटर है। ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस से कैसे अलग है? देखिए, इन दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस किसी एक वस्तु का गुण है, जैसे किसी तार का, जबकि रेजिस्टिविटी उस पदार्थ का गुण है जिससे वो तार बना है, जैसे तांबा। अच्छा, मतलब पदार्थ का जाती गुण। हाँ, यही बात कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पर भी लागू होती है। समझ गई। अब चुंबकत्व की दुनिया में चलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर है और फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला। हम्म। आगे बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ की इकाई एम्पियर मीटर है और मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई एम्पियर टर्न है। ये थोड़े मुश्किल लग रहे हैं। एक और शब्द है रिलक्टेंस, जिसकी इकाई एक हेनरी है। ये क्या चीज है? ये विद्युत सर्किट के साथ एक बहुत ही दिलचस्प समानता दिखाता है। जैसे विद्युत सर्किट में प्रतिरोध होता है, वैसे ही चुंबकीय सर्किट में रिलक्टेंस होता है। यह चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह का विरोध करता है। अरे वाह, मतलब बिजली और चुंबकत्व के नियम काफी मिलते जुलते हैं। बिल्कुल। इसी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड की इकाई वोल्ट मीटर है और कैपेसिटेंस की फैरेड है। अब ऊर्जा से संबंधित इकाइयों पर आते हैं। ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है। स्रोत में किलोवाट आवर का भी उल्लेख है, जो हम बिजली के बिलों पर देखते हैं। हाँ, किलोवाट आवर एक ज्यादा व्यवहारिक इकाई है। और ऊष्मा ऊर्जा को जूल कैलोरी में मापा जाता है और कार्य की इकाई भी जूल ही है। तो ऊर्जा और कार्य एक ही चीज हुए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध दिखाता है। ऊर्जा और कार्य मूल रूप से एक ही चीज है, बस अलग अलग रूपों में। इसीलिए दोनों की इकाई जूल है। एक दिलचस्प इकाई है पावर फैक्टर। यह यूनिटलेस यानी इकाई रहित है। ऐसा क्यों? वो इसलिए है क्योंकि ये एक अनुपात है, एक रेशियो। ये बताता है कि कितनी वास्तविक शक्ति का उपयोग किया जा रहा है, और अनुपात होने के कारण इसकी कोई इकाई नहीं होती। सही। अब बल पर आते हैं, यानी फोर्स, जिसकी इकाई न्यूटन है और टॉर्क की इकाई न्यूटन मीटर है और दबाव यानी प्रेशर की पास्कल है। ये सब मैकेनिकल दुनिया की इकाइयां हैं। अब गति की बात करते हैं। स्पीड की इकाई रेवोल्यूशन पर मिनट या आरपीएम दी गई है, लेकिन एंगुलर स्पीड के लिए इकाई रेडियन सेकंड है। इनमें क्या फर्क है? आरपीएम एक बहुत ही सामान्य और व्यवहारिक इकाई है, खासकर इंजनों के लिए। लेकिन विज्ञान और इंजीनियरिंग में जब गणना की जाती है तो रेडियन सेकंड मानक एसआई इकाई है। अच्छा, तो एक प्रैक्टिकल है और एक साइंटिफिक। हाँ, कह सकते हैं। फेज एंगल की इकाई रेडियन डिग्री है और डेसिबल की इकाई डेसिबल ही है। और अंत में टेम्परेचर की एसआई इकाई केल्विन है।
स्रोत की तस्वीर में डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी लिखे हुए थे। हाँ, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दैनिक उपयोग में आम है, लेकिन केल्विन एक निरपेक्ष पैमाना है जो शून्य से शुरू होता है। इसलिए वैज्ञानिक गणनाओं में इसका ही उपयोग किया जाता है। अंत में प्रकाश से जुड़ी कुछ इकाइयां हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई कैंडेला है, ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई ल्यूमन है और इल्यूमिनेंस की इकाई लक्स है। स्रोत में इसकी स्पेलिंग अलुमिनैक लिखी है, जो शायद एक टाइपो है। हाँ, वो लक्स ही होगा। इन तीनों में संबंध बहुत सीधा है। कैंडेला प्रकाश स्रोत की तीव्रता है। मतलब स्रोत कितना तेज है। सही। ल्यूमन उस स्रोत से निकलने वाले कुल प्रकाश की मात्रा है और लक्स ये मापता है कि किसी सतह पर कितना प्रकाश पड़ रहा है। अच्छा, तो कैंडेला स्रोत के लिए, ल्यूमेन कुल प्रकाश के लिए और लक्स सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के लिए। बिल्कुल सही। तो ये थी एसआई इकाइयों की एक तेज यात्रा। एम्पियर और वोल्ट जैसी बुनियादी इकाइयों से लेकर वेबर और कैंडेला जैसी विशेष इकाइयों तक। ये वास्तव में दिखाता है कि भौतिक दुनिया को मापने के लिए हमारे पास कितना सटीक ढांचा है। बिल्कुल। और भले ये बहुत सारे शब्द लगें, लेकिन ये सभी मिलकर एक तार्किक और आपस में जुड़ा हुआ सिस्टम बनाते हैं। हर इकाई एक बड़ी पहेली का एक टुकड़ा है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। जाते जाते एक विचार, इन स्रोतों में कई मौलिक और व्युत्पन्न मतलब डिराइव्ड ऐसा इकाइयों को सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन उन 7 आधार इकाइयों के बारे में क्या जो इस पूरी प्रणाली की नींव हैं, जैसे पदार्थ की मात्रा के लिए मोल या समय के लिए सेकंड। तो ये सवाल उठता है कि इन आधार इकाइयों को कैसे चुना जाता है और क्या चीज किसी इकाई को मौलिक बनाती है।